फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 क्लास 8 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब होता है भारतीय संविधान। ओके, तो शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद ए फुटबॉल, ए गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हेयर्ड और इवन प्लेड। इस चैप्टर को हम शुरू कैसे करने वाले हैं? एक फुटबॉल की कहानी से कि फुटबॉल के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में जान के हम शुरू करेंगे, ठीक है। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. और नाम में आपको पता चल रहा है फुटबॉल मतलब फुट मतलब क्या होता है? फीट, पैर। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है? फीट इंक्लूड होता है। According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player, except the goalkeeper, then this is considered as a foul. अब इस फुटबॉल के रूल्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर के आर्म अगर टच होते हैं आपके बॉडी पे, जो हाथ होते हैं वो टच होते हैं बॉल से, तो वो एक फाउल माना जाता है। अगर गोलकीपर टच करता है तो वो एक फाउल नहीं होगा, वो उसके प्लेयर के रूल से कि वो टच कर सकता है। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग अ फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर। और इसी को देखते हुए अगर कोई भी प्लेयर्स अगर अपने हाथों से फुटबॉल को पास करने लगा, उसी से खेलने लगा, तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे उसके बाद, वो अलग ही गेम बन जाता है। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. और वैसे ही जैसे फुटबॉल के अभी आपने रूल्स देखे कि उसको सिर्फ पैरों से खेला जाता है, वैसे ही हॉकी के, क्रिकेट के और अदर गेम्स के भी रूल्स होते हैं जिनसे वो खेला जाता है। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। वैसे ही हर गेम के अपने अपने नियम होते हैं, जिससे क्या होता है हर गेम अपने एक गेम से दूसरी तरीके से अलग बनता है ना। जैसे क्रिकेट के कुछ नियम होते हैं, फुटबॉल के कुछ अलग नियम होते हैं, तो वो दोनों गेम अलग अलग हो जाते हैं अपने नियम की वजह से। As these are fundamental to the games, we can also call them the constitutive rules of the game. और ये फंडामेंटल्स होते हैं गेम्स के, मतलब अगर ये नहीं होंगे तो गेम किसी काम का नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कहते हैं गेम्स के। लाइक these games, a society also has constitutive rule that makes it what it is differentiate it from other kind of society. वैसे ही जैसे गेम को अलग अलग करने के लिए अपन अलग अलग नियम बनाते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी जो होती है, जो समाज होता है, उसको भी अलग अलग करने के लिए अलग अलग जगह के अलग अलग नियम बनाते हैं, जिससे क्या हो अलग अलग सोसाइटी अलग अलग वर्क करे और अलग अलग तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज अलग अलग दिखे ना। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. अब जो छोटी सोसाइटीज होती है, जो लार्ज सोसाइटीज होती है, उसमें क्या होता है कम्युनिटीज के जो पीपल होते हैं वो सब साथ में रहते हैं। वो रूल्स क्या होता है कंसेंसस में होते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं होते, वो बस अपने मुख जुबानी याद रखते हैं, मुंह से याद रखते हैं, और मतलब वो परंपरागत उसको फॉलो करते हैं। और वैसे जो लार्ज सोसाइटी होती है उनके अंदर क्या होता है, ये एक रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है, और जिस रिटन डॉक्यूमेंट में वो लिखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलते हैं, ठीक है। We have looked at the Indian Constitution in class 7, class 8, class 6 and class 7, sorry, in our social and political life textbook. हमने इसके बारे में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, 6 और 7 की क्लास बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आपने कभी सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया और ये किसने लिखा था? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा, तो इसमें देख लेना। In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे? इन दोनों चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे, की फीचर्स क्या क्या होते हैं और ये किसने लिखा, क्यों लिखा, वो सब इस चैप्टर में देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स भी देखेंगे। Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. और कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक जो फीचर है वो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी चल रही है, उसको फॉलो करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन काम आता है, उसका हर एक फीचर। और इसी को आप अगर पढ़ते हो तो ये आपकी पूरी बुक में डिफरेंट चैप्टर्स में भी ये चैप्टर काम आएगा आपके। ओके, तो हम देखते हैं व्हाई डज वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज क्या है कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री के, वैसे नॉर्मल सब कंट्रीज के पास अपना अपना संविधान है। While all democratic countries likely to have a constitution, और डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है जैसे इंडिया है, इनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डेट ऑल कंट्रीज डेट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। और ये जरूरी नहीं है
कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। ये याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द कंट्री सर्व सेवरल पर्पसेस, और द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अपने अलग अलग पर्पसेस सर्व करता है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ ए कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले क्या करता है, ऐसे आइडियल्स फॉर्म करता है, जो मतलब ऐसी सुरक्षा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा माहौल फॉर्म कर देता है जिसमें आप एज ए सिटीजन आराम से रह सके, और आपके लिए वो जो कंट्री है वो एक पीसफुल जगह बन जाए। ओके। और अनदर वे कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और अगर दूसरी तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि हमारा जो फंडामेंटल नेचर है सोसाइटी का वो कैसा है, कि मतलब कोई जगह पे कैसा माहौल होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पता लग जाता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. जो इसमें देख सकते हैं हम कि जो अलग अलग कम्युनिटीज होती है एक कंट्री की, अलग अलग पीपल होते हैं हर कम्युनिटी पे। जैसे कोई कम्युनिटी हो गई हिंदू हो गई, कोई मुस्लिम हो गई, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कोई धर्म से ना ले तो कोई जगह से ले ले, कोई राजस्थानी हो गया, कोई गुजराती हो गया, अलग अलग कम्युनिटीज होती है ये। तो सबके इनके सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सब एक ही इशू के ऊपर एग्री कर जाए कि हमको यही कल्चर फॉलो करना है या ये नहीं करना। जरूरी नहीं है कि सब एक ही चीज पे माने। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसा सेट ऑफ रूल्स लाता है जिससे कि सारे जो भी जितनी भी कम्युनिटीज के पीपल है वो सब एक ही चीज पे एग्री हो जाए, है ना। कि जैसे अगर डिफरेंट बिलीफ होंगे तो वो एग्री करेंगे नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि कंट्री में जितने पीपल है, जितनी कम्युनिटीज है, सब उससे एग्री कर जाते हैं कि हम ये मान लेंगे। ओके। जैसे ट्रैफिक रूल्स है वो सब मानते हैं, तो वो भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे विल ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो ये क्या करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक वो मतलब नहीं करता है एग्रीमेंट पे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ही बनाता है, बाकी ये एक आइडियल भी सेट कर देता है जहाँ पे आप आराम से रह सके, जहाँ के आप मतलब नियम सबके लिए आइडियल्स हो। भले वो गुजराती हो, राजस्थानी हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए वो आइडियल रूल्स सेट कर देता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो आगे देखते हैं हम। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक इमेज है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड रख रही है। अब आगे देखो, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस टू contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब हम ये देखते हैं कि ऊपर दो सिचुएशन दे रखी है, कि इमेज ये वाली दे रखी है, कि इमेज ये वाली दे रखी है। तो इन दोनों को हम देख के नेपाल के हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। जो नेपाल क्या है, कंट्री है अपने इंडिया के नॉर्थ के अंदर, जो कि हमारे बॉर्डर से टच होती है, नॉर्थ साइड में ना इंडिया के टच होती है नेपाल। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की। अभी कुछ समय पहले क्या था कि जो नेपाल जो कंट्री है वो एक मोनार्की था। तो मोनार्की क्या होता है वो बताता हूँ आपको। मोनार्की एक ऐसा रूल होता है जिसमें सिर्फ किंग का रूल चलता है। जैसे किंग हो गए, उसके मंत्री हो गए, जैसे आपने सुना होगा अकबर बीरबल, वो सब क्या था, किंग थे, उनके मंत्री थे। तो वो मोनार्की रूल चलता था वहां पे थोड़े टाइम पहले। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के अंदर अडॉप्ट किया गया था, माना गया था, उसमें क्या था कि जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किंग संभालता था सारा, राजा संभालता था, मोनार्की रूल था वहाँ पे। ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. नेपाल में क्या था, कई डिकेड से एक मूवमेंट चल रहा था जिसको कहते थे पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये काफी टाइम से चल रहा था नेपाल में, और ये फाइनली 2006 में खत्म हुआ। और ये मूवमेंट क्यों चल रहा था, क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी अपनी कंट्री में, और उनको मोनार्की हटानी थी। तो फाइनली दो 2006 में क्या हुआ कि वो सक्सेस हो गए, और वो पावर्स ऑफ किंग थी उसको उन्होंने छीन लिया, और वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आ गए, और मोनार्की रूल खत्म कर दिया। कब? 2006 में। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब इनको मोनार्की रूल तो हटा दिया, लेकिन अब क्या था, वहाँ के लोगों को क्या एक नया संविधान लिखना था जिससे क्या है नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने।
The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अब ऐसा क्या रीजन था कि वो पहले वाले संविधान के साथ कंटिन्यू कर सकते थे अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, कि उसके जो आइडियल्स थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे, वो सबके बिलीफ को मतलब फॉलो नहीं कर रहा था। उसके सेट ऑफ जो रूल्स थे वो इतने आइडियल नहीं थे कि वो सबकी मांगे पूरी करे। मतलब उनको सही नहीं लग रहा था वो, कि एक नेपाल जैसी कंट्री के लिए वहां पे वो जो नए नियम बने हुए थे वो अच्छे नियम नहीं थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। Nepal, by moving from a monarchy to democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in new society। जैसे हमने देखा था कि फुटबॉल के अंदर एक भी रूल अगर चेंज कर दे तो गेम पूरा चेंज हो जाता है। वैसे ही नेपाल ने तो पूरी गवर्नमेंट चेंज करी थी, अपनी मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई थी, तो उनको नया अपने रूल्स चेंज करने ही थे क्योंकि उनको एक नई सोसाइटी बनानी थी अपनी। ओके, दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में अडॉप्ट कर लिया। ओके, द कैप्शन अलोंगसाइड एल्बर्ट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो इधर जो आपको ये सब दिख रहा है, कैप्शन लिखा हुआ है इतना बड़ा, इसको आप पढ़ सकते हो और ये आपको बताएगा कि कैसे नेपाल ने अपनी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करा था। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमने एक पर्पस देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by king and the council of minister। जैसे हमने देखा था अभी ऊपर कि जो पहले वाला जो संविधान था वो क्या था, कि मोनार्की था, कि वहाँ पे क्या होता था, किंग और मिनिस्टर के द्वारा उनकी पूरी कंट्री रूल करी जाती थी। इन कंट्रीज that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। और ऐसी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे क्या होता है कि क्रूशियल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटीज का। सोसाइटीज होती है ना, वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है वहाँ पे वोटिंग करके, जैसे अपने इंडिया में होता है। अपनी इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguard against this। अब इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम हमारे लीडर होते हैं, वो हमारी पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो पावर मिलती है वो उससे काम करते हैं, और हम हमारी पावर क्या होता है कि वोटिंग राइट्स होते हैं हमारे पास, उससे हम गवर्नमेंट चूज करते हैं। इसमें कई ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हमने लीडर चूज करे वो अपनी पावर्स का मिसयूज करे। इस मिसयूज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें सेफ गार्ड करता है, हमें बचाता है इस मिसयूज से। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom below, situation below। अब इससे हमको इस अगर जो ऑथोरिटी हमारी वो अगर ऐसे अपनी पावर का मिसयूज करेगी तो हमको कैसे इनजस्टिस मिलेगा, वो अपनी नीचे वाली एक पूरी टेबल तरीके इसके अंदर समझाया हुआ है। अब ये देखो, ये लड़का है ना, इसका नाम सुरेश है। सुरेश अनिल को, ये जो लड़का बैठा है इसका नाम अनिल है। तो सुरेश अनिल को कहता है, सुरेश जो होता है क्लास का मॉनिटर होता है, अनिल को कहता है कि अनिल तेरी कंप्लेन अब मैं मिसिस राव जो हमारे टीचर है उनसे करूंगा। बट अनिल पूछता है कि मैंने क्या करा है। तो इसने कुछ भी नहीं करा होता, जस्ट फॉर उसका जो पर्सनल पर्पस होता है उसकी वजह से ये कंप्लेन करना चाहता है। तो जैसे इसकी टीचर आती है मिसिस राव, उसको बोलता है कि अनिल है ना पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, एंड मेरे बोलने पे भी नहीं रुक रहा था। मिसिस राव होती है वो अनिल को मतलब डांटती है, उसको पनिशमेंट कर दे देती है, और इसका जो पावर होती है उसका ये मिसयूज कर लेता है। वैसे ही हमारे डेमोक्रेसी के अंदर भी हम अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। हमारे नेता से हमारी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, उनकी जो पावर्स मिलती है उनको। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और हमारे संविधान होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमको सेफ फील करवाता है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो उनकी पावर्स का मिसयूज ना करे। इसके अंदर ऐसे ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं जिससे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उनकी पावर्स का गलत यूज नहीं कर सकते। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो इसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। You read about the
you read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, ये गारंटी देता है कि एक राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या है, सारे जितने भी मेंबर है इंडिया के, जितने भी पर्सन जो रह रहे हैं इंडियन सोसाइटीज में, उनके पास एक इक्वलिटी का राइट है, जिसमें क्या होगा, उनको किसी भी चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते उनके अंदर, भले वो किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका कलर कोई सा भी हो, कहीं से भी उसका जन्म हुआ हो, उसको मतलब सबको एक समान रखते हैं राइट टू इक्वलिटी में। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। और ये हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिया गया है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other। अ, एक और फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हमारे जो डोमिनेंट ग्रुप से, मतलब जैसे किसी ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो ज्यादा मेंबर्स वाले कम मेंबर्स वालों का अत्याचार ना करे, ये भी हमको एक राइट दिया हुआ गया है, वो पावर को मैनेज करना बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अभी आप नीचे देखते हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो आप नीचे देख सकते हैं। अब क्या हुआ, एक गेम पीरियड स्टार्ट हुआ, जो लड़के होते हैं वो कहते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, और जो लड़कियां होती है वो क्या कहती है, हमको तो बास्केटबॉल खेलना है। देन टीचर आती है और वो कहती है कि चलो अपने अपने हाथ दिखाओ किसको क्या खेलना है, तो टीचर बोलती है बास्केटबॉल किसी को खेलना है, तो लड़कियां हाथ ऊपर करती है, और टीचर बोलती है क्रिकेट किसी को खेलना है, तो लड़के हाथ ऊपर करते हैं। देन लड़के ऑलवेज ज्यादा होते हैं, तो वो उनकी लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं कि हम तो हमेशा ज्यादा है, तो हम ही जीतेंगे, मेजोरिटी में हम ही रहेंगे हमेशा, और क्रिकेट ही खेलेंगे हम। तो लड़कियां इस बात पे कहती है कि ये तो गलत चीज है, ऐसे मेजोरिटी होगी तो हमेशा लड़के ही जीतेंगे, मैम को इस बारे में सोचना चाहिए। आगे देखो, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। और ऐसी ही चीज क्या हो सकती है, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी हो सकती है। कोर्स हो सकती है ना, कि इस समुदाय में अगर लोग ज्यादा होंगे तो कम वालों को अत्याचार तो करेंगे ऑब्वियसली। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। तो ऐसे क्या हो सकता है कि जो मेजोरिटी होगी वो अपने जो माइनॉरिटीज का होगा, वो उनके माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हमेशा मना करेगी, और अपनी मेजोरिटी की जो इंटरेस्ट होगा उसी को हमेशा हाँ में हाँ करेगी। As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority। और जैसे हम ऊपर देख सकते हैं, जो हमने ये पढ़ा, तो ऐसे हर सोसाइटीज में होता है कि अगर लोग ज्यादा होंगे तो उनकी बात मानी जाएगी, टायरनी हर जगह फॉलो होती है। The constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो मेजोरिटी को मिलेगा वो माइनॉरिटीज को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटीज को अलग रखा जाए, जैसा माइनॉरिटी को ट्रीट करेंगे वैसे मेजोरिटी को भी करेंगे, और मेजोरिटी को जितना ट्रीट करेंगे वैसा ही माइनॉरिटीज को भी करेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को इक्वली राइट्स देता है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। Okay, हमको एक और रीजन पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये टायरनी को डोमिनेट करने के लिए, कि मेजोरिटी वो हमेशा माइनॉरिटी पे रूल ना करे, इसको इस टायरनी को डोमिनेट करने के लिए हमको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। दिस कैन रेफर टू वन ऑफ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। एग्जाम्पल, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इसमें अलग अलग जगह दे रखे हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ऐसा डोमिनेशन देखने को मिलता है। देखो, इंटर कम्युनिटी बोले तो एक समाज के अंदर, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी, और कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के मेंबर, जैसे एक समाज दूसरे समाज को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जिसमें ज्यादा मेंबर होंगे वो कम मेंबर वालों को डोमिनेट करेगा। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन आपको दे रखी है। ओके, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब थर्ड हमको सिग्निफिकेंट रीजन, हमने दो रीजन पढ़ लिए ऊपर, ये तीसरा रीजन है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो थर्ड रीजन ये है कि हमको खुद से बचाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at time feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and Constitution help us guard against this। वैसा क्यों आप सोच रहे हो कि आपको स्ट्रेस लगा होगा कि खुद को खुद से कैसे बचाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो डिसीजन अपन को पता नहीं है कि वो सही होगा या गलत होगा। तो इस चीज से बचाने के लिए हमको हमारा संविधान जरूरी है। ओके, तो आगे देखते हैं, लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब चलो नीचे एक स्टोरी दे रखी है, उसको देखते हैं, जिससे हमको पता लगेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
अब एक लड़की होती है, उसका नाम क्या होता है, शबनम। शबनम क्या करती है, इसके 2 दिन बाद अपने होते हैं, इसके 2 चैप्टर्स के बच रहे होते हैं, और कल अगले ही दिन होता है इसका टेस्ट होता है। बट इसका क्या होता है, उसी टाइम पे इसका एक फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा होता है, और वो मरी जा रही होती है उसको देखने के लिए, मतलब उसको वो देखना ही है, कि वो रिवीजन भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कल उसका टेस्ट है, 2 चैप्टर बच रहे हैं, और वो ये भी चाहती है कि मैं मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी देखूं। और तो उसकी मम्मी उसको पूछती है, शबनम भाई आर यू लुकिंग सो वरिड, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो, ठीक है। तो शबनम बोलती है कि मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है, और कल मेरा टेस्ट भी है, तो आप अपन ऐसा कर सकते हैं कि आप भी टीवी प्रोग्राम में देखो, मैं भी नहीं देखूं। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज तो फॉलो होगी नहीं ना। देन ये एग्जाम देने जाती है, तब उसको पता लगता है कि अच्छा हुआ इसने टीवी सीरियल नहीं देखा, जो उसने लास्ट के 2 चैप्टर पढ़े थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ डिसीजन होते हैं जो लेने में अपको दिक्कत आती है, उसके लिए क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल us to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believe in। ऐसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमें प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्यों, क्योंकि हम ऐसे कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा क्या होता है कि जो कंट्री होता है उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब काफी उसको डोमिनेंस होता है कि उससे अपनी कंट्री को खतरा भी हो सकता है। बहुत बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हम हमको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। For example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become so economist that we need a strong dictator to set this right। अब हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, काफी लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको क्या चाहिए कि एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट चाहिए, कि एक डिक्टेटर चाहिए जिससे उनको ऐसा लगे कि जो पार्टी डेमोक्रेटिक है वो खत्म हो जाए, कि पार्टी डेमोक्रेटिक बहुत बेकार चीज है, बहुत सारों को ऐसा लगता है। जैसे कि बीजेपी कांग्रेस वाला ये क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स है, तो उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए और हमको एक ही नेता मिल जाए, और वो डिक्टेटर मिल जाए कि वो ही रूल करे। Swept by this emotion, they may not have realized that in the long run, dictatorial rule goes against all their interest। अब ये तो इमोशन की बात हो गई कि उनको पार्टी रूल नहीं चाहिए, उनको एक डिक्टेटर चाहिए, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर लंबे लंबे टाइम का वो सोचते तो उनको पता लगता कि जो ये डिक्टेटर रूल होता है वो बहुत खराब होता है, और ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होता है। ओके, डज नॉट अलो दीज whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर एक अच्छा संविधान है देश का किसी का, तो वो ये सब इजाजत नहीं देगा कि उसकी गवर्नमेंट की टाइप चेंज हो जाए, डिक्टेटर आ जाए, या पार्टी रूल चेंज हो जाए, ऐसा वो परमिशन बिल्कुल नहीं देगा। इट डज नॉट अलो फॉर द इजी ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। और वो तो ऐसा तो बिल्कुल भी प्रोविजन नहीं देगा कि जिससे उसके जो सिटीजन्स का जो प्रोटेक्शन और उनकी जो फ्रीडम है वो छीन जाए। तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जरूरी है। From above discussion, you will understand that the constitution play a very important role in democratic society। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, उससे आपको पता लगा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना जरूरी है। ओके, now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideas and rules while studying some key features of the Indian constitution। अब जो हमने ऊपर पढ़े, इतनी सारी चीजें पढ़ी, अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, तो हमको पता लगा होगा कि हमारा संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलो अब देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स क्या क्या, मतलब कुछ जरूरी चीजें क्या क्या इंडियन फीचर्स की। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके की फीचर्स है। ओके, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। अब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई ना, तब से मतलब जो 1901 वाला जो ईयर स्टार्ट हुआ था, तब से क्या हुआ कि काफी एक्टिव तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उनको चाहिए था, ब्रिटिश रूल से आजादी चाहिए थी उनको। ठीक है, वो काफी टाइम तक चले था ये। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और इसी के बीच क्या, फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिस्ट जो थे वो इमेजिन करते थे कि हमारा एक फ्री इंडिया कैसा दिखेगा, कि जैसे वो ब्रिटिशर्स का रोल था, वो क्या है, बहुत अत्याचार करते थे इंडियंस पे, तो इसलिए अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब शुरू से क्या था, ब्रिटिश जो रूल बनाए थे उनको फोर्स करा जाता था कि वो उन रूल्स को फॉलो करें, जिसके अंदर क्या था, उन्होंने जब बनाया था तब इंडियन उसके अंदर बहुत कम थे, तो उनको वो रूल पसंद भी नहीं थे। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state
convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. और लॉन्ग ऑथोरिटी रूल के बाद क्या हुआ कि इनको इंडियंस को कन्विंस करा गया कि अगर इंडिया फ्री होता है तो आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलेगी और हर आदमी को, हर औरत जो भी होगा, जो भी नागरिक है इंडिया का, उसको गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का इक्वल मौका मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मौका उनको देते नहीं थे. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by the one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. अब क्या हुआ कि सिर्फ एक सिंगल आदमी ने ये गवर्नमेंट पूरी बनाई नहीं है, ये काफी लोगों का बलिदान भी रहा है इसमें, जिससे इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है. और उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने रूल बनाया तो एक जने ने नहीं बनाया, इसके अंदर 300 मेंबर की एक पूरी कमेटी थी. और ये स्टार्ट हो गया था 1946 में. ओके. और ये अगले 3 साल तक लिखा गया था. These member of the Constituent Assembly had a huge task before them. और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, आपको बताया ऊपर 300+ मेंबर की, तो इसका क्या था, एक ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ह्यूज रोल था. और different communities who spoke different languages, belonged to different religion and had distinct culture. इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है इंडिया, तो वो डिफरेंट कम्युनिटी से बना है और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सब अलग अलग रिलीजन, सबके अलग अलग कल्चर से. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. जब वो जो लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान लिखा जा रहा था, तब इंडिया क्या है, काफी सारी समस्याओं से भी जूझ रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. क्या हो रहा था कि इंडिया बड़े मतलब ऐसे परेशानी में था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का भी पार्टीशन हो गया था, तो बहुत सारे लोग यही रह गए थे और उधर भी जा रहे थे. मतलब काफी लोगों का ट्रांसफर हो रहा था इधर से उधर, कंट्री टू कंट्री. और उसमें क्या हुआ था बीच में कि प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ जो राजा द्वारा रूल करे जाते थे, वो अनडिसाइड रह गए कि उनकी फ्यूचर का क्या होगा, उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का क्या होगा, वहाँ के लोगों का क्या होगा. ये सब वहाँ पे अनडिसाइडेड रह गया था. अब आप यहाँ पे जो साइड फोटो देख सकते हैं, ये है भीमराव अम्बेडकर. इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. All of these issues played on the minds of member of the Constitution Assembly. They drafted the Constitution. इन सबको ध्यान में रखते हुए, ऊपर जो भी अपन ने पढ़ा कि क्या क्या परेशानी आ रही थी, क्या क्या हो रहा था, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको ड्राफ्ट कर दिया. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflected respect for maintaining diversity while preserving national unity. उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को इस नजर में रखते हुए बनाया कि जो डाइवर्सिटी वो मेंटेन रहे और नेशनल यूनिटी मेंटेन रहे, दोनों मेंटेन रहे कंट्री के अंदर. द फाइनल डॉक्यूमेंट वाज आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play choosing their representative. जो वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर सारे कंसर्न को मेंशन करा था, और जैसे कि पावर्टी, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो उनके रिफॉर्म्स थे उनको कैसे सुधारना है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लीडर्स होंगे उनको कैसे चूज करना है, उनका क्रूशियल रोल्स क्या होंगे, मतलब क्या करेंगे, वो सब उसके अंदर मेंशन थे. Listed below are the key features of Indian Constitution. While reading this, keep in mind above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reforms, and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they are tried to balance these concerns with this commitment to transforming independent India into a strong democratic society. अब यहाँ पे नीचे कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो ये सब डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह इन सबको ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं. तो आप इनको पढ़े और थोड़ा सा ध्यान दें इसमें. सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है वो देखते हैं. दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. फेडरलिज्म क्या होता है कि एक से ज्यादा जो लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट और सेंट्रल लेवल है, दो लेवल की गवर्नमेंट है. और पंचायती राज इज द थर्ड टायर, और पंचायती राज क्या है, इसका थर्ड टायर है ऑफ गवर्नमेंट. एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक. इसके बारे में आपने, पंचायती राज के बारे में आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा. वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक.
एंड दिस ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने सिक्स की बुक में पढ़ा होगा कि पंचायती राज क्या होता है, सेवन्थ की बुक में आपने पढ़ा होगा स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, और एट्थ की बुक में आप पढ़ने वाले हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be diverse that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. अब इसमें क्या कहा गया है कि जो कम्युनिटीज के मेंबर है इंडिया के अंदर, उन्होंने ये सब ध्यान में रखते हुए बनाया कि सिर्फ एक बंदा जो न्यू दिल्ली में बैठ के पूरा डिसीजन ना ले पूरे देश का, बल्कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट बना के सब अपने अपने एरिया का डिसीजन खुद सेल्फ ले सके, जिससे पता लग सके कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for the particular area. और इसलिए क्या है, स्टेट लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे हमको पता लग सके कि पार्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है और उसको सोल्व किया जा सके। While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subject of national concern required that all these states follow the laws of the central government. इसी के साथ सबको स्टेट पावर तो दी है और सर्टेन इश्यूज के ऊपर वर्क करने का भी पावर दिया है, लेकिन ये भी उनको बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज है उनको भी वो फॉलो करें। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि हर टायर का जितने भी मतलब टायर है, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और वो सब है, तो हर टायर के पास अपने पास पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट के रूल्स बना सके, खुद मतलब नियम और रेडी कर सके। In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work that it does. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि जो पार्टी या जो भी गवर्नमेंट वहाँ का वर्क करेगी, उनको उस चीज का पैसा कहाँ से मिलेगा वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मर्ली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब फेडरलिज्म के अंदर क्या होगा कि वो सिर्फ एजेंट्स नहीं होंगे फेडरल गवर्नमेंट के, बट उनकी खुद की ऑथोरिटी भी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर सके। All persons in India are governed by the laws and policies made by each of these levels of government. और इंडिया के अंदर क्या है, हर पर्सन के पास इतने पावर्स होगी कि वो पॉलिसीज बना सके और वो हर लेवल की गवर्नमेंट को चला सके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होता है देखते थे। पार्लियामेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब पार्लियामेंट टायर में क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पीपल के द्वारा, हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है उसके उनके लोगों के द्वारा उसमें पीपल इलेक्ट होते हैं, उसके लीडर्स इलेक्ट होते हैं। Your class 7th book begin with the story of Kanta who was standing in the line to vote during an election. आपकी क्लास 7 की बुक में आपने देखा होगा कि जब आप वो स्टार्ट होती है तो उसमें कांता नाम की कोई वुमेन होती है, उसके थ्रू वो वोट डाल रही होती है इलेक्शन में, वहां से वो स्टोरी स्टार्ट होती है और वो बुक भी वहीं से स्टार्ट होती है। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडेड सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो जो इंडिया का संविधान है वो क्या करता है, गारंटी देता है यूनिवर्सल एडेड सफ्रेज की, तो जो कि सारे नागरिकों के लिए होती है। और ये क्या होता है कि जो 18 ईयर से ऊपर होते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग, वो अपने वोट के थ्रू अपना लीडर चुन सकते हैं या गवर्नमेंट बना सकते हैं। When they were making the constitution, the member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchy. तो अब इसमें क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारे जो मेंबर थे उन्होंने देखा कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत फाइट कर रहे हैं हमारे हमारे लिए, तो उन्होंने एक यूनिवर्सल सफरेज लाया जिससे कि हो क्या हो सके कि वो अपने हिसाब से अपना वोट देके अपना लीडर चूज कर सके, जिससे कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी जेंडर हायरार्की ना हो, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई भी लीडर होता है अपना, उसको डायरेक्ट चूज कर सकते हैं अपने वोट के थ्रू। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his or social background can also contest in election। और इसी के साथ हमारी कंट्री का कोई भी नागरिक हो, हमारे उसके अगर उसके पास नागरिकता है हमारे देश की, तो वो भले लड़की हो लड़का हो, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ऊंचा है जात का है नीचे जात का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और यू विल रीड मोर अबाउट why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book।
और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, पीपल के द्वारा ही चुने जाएंगे, और पीपल को अच्छे लगेंगे तो वो चूज करेंगे, बाकी वो वोट नहीं करेंगे ऐसा। तो हम देखते हैं की फीचर, थर्ड की फीचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड की फीचर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से क्या है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे, जिसको हमने इलेक्ट करके वोट देके उसको जिताया है और वो रिप्रेजेंटेटिव बना, वो आएंगे हमारे लेजिस्लेचर में। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और उसके बाद आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो एक छोटा ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, सुधारते हैं, और उनको चलाने में उनका योगदान होता है गवर्नमेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव का। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट थर्ड ऑफ दिस बुक। और जुडिशरी के बारे में आप क्या है कि थर्ड बुक में, आपकी यूनिट थ्री की जो बुक है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा इसके बारे में जानो कि जुडिशरी के बारे में। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। और जुडिशरी आप मेनली ये समझ सकते हैं कि जो कोर्ट होते हैं अपने, तो न्यायालय, न्यायालय होते हैं, उसके अंदर जो भी सिस्टम है अपनी कोर्ट का, वो सब इस जुडिशरी से फॉलो होता है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. और इन तीनों को क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा डर रहता है कि कोई भी इनमें से अपना पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सबके पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर देता है, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर रूल कर सके और इनका पावर का मिसयूज ना हो। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल थ्री। ये क्या करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चेक करते रहते हैं, और पावर इक्वल होती है तो इनके बीच में पावर का बैलेंस बना रहता है एंड कोई भी पावर का मिसयूज नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं फोर्थ की फीचर क्या है। फोर्थ की फीचर है फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ की फीचर है, की फीचर है फंडामेंटल राइट। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, कंसाइंस बोलते हैं इसको मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मतलब ये सबके लिए कॉमन होते हैं, भले वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजियन का हो, कहीं पे भी उसका बर्थ हुआ हो, अगर इंडिया के अंदर वो रह रहा है तो ये सबके उसके लिए सारे फंडामेंटल राइट सेम होंगे। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. India. तब कॉलोनियल रूल जब था ना, तो उन्होंने क्या करा था कि स्टेट रूल ऐसे बना दिए थे कि जो नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में बैठ गया था कि स्टेट के पावर मिसयूज नहीं होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, क्योंकि जब कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तब इंडिया के अंदर स्टेट पावर बहुत ज्यादा मिसयूज होती थी। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर द प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी मतलब भेदभाव से या कोई भी दबाव से वो बचाता है इंडियन सोसाइटी, पीपल को। The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals. इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान वो क्या करता है, इंडिविजुअल्स को, जो भी हमारे देश के नागरिक है, उनको क्या एक राइट देता है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी आवाज उठा सके और अपन खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो expressed the need for the constitution to include rights that would protect their group। और इसी, ये भी है कि एक और रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की माइनॉरिटीज जो पीपल थे, जो मतलब अपनी संख्या में कम थे, जो कम्युनिटीज, उन्होंने क्या करा, अपने संविधान की एक मांग करी, जिससे क्या है वो बड़े ग्रुप से उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपन को गारंटी देता है कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, मेजोरिटी के अगेंस्ट माइनॉरिटी की इक्वल राइट्स मिलेंगे सबको, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों इक्वल रहेगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर has said about the fundamental rights, their objective is twofold। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो वो टू फोल्ड है, मतलब उसके दो ऑब्जेक्टिव्स है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डेट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। फर्स्ट सिटीजन क्या है कि, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हर देश का हर नागरिक
इस सिचुएशन में हो कि वो जो राइट्स दे रहे फंडामेंटल राइट्स उनको एक्सेप्ट करे और उनका यूज कर सके। एंड सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी डेट हैज गॉट पावर टू मेक लॉज। और सेकंड क्या थी, इसका सेकंड फोल्ड है कि जितनी भी पावर से जितने भी अथॉरिटीज है जो लॉज बना रहे हैं उनके ऊपर भी ये राइट्स लागू होंगे और वो भी इनका यूज कर सके। मतलब ओवरऑल ये सबके लिए होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a second section called Directive Principle of State Policy। और फंडामेंटल राइट्स इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हुए उसके अंदर एक और सेक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये एक और नाम बता रखा है। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सेक्शन होता है। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये वाले जो सेक्शन है वो क्यों बना था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इससे क्या होगा कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो इम्प्रूव होगी इससे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने ही बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन भी है। एंड टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसी दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। इससे क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके अंदर ऐसे लॉज आएंगे, ऐसी पॉलिसीज आएगी जिससे जो पॉवर्टी में जो लोग हैं उनको हेल्प होगी। पॉवर्टी बोलते जो गरीब लोग हैं। अब फिफ्थ की फीचर देखते हैं हम, सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। अब सेक्युलरिज्म क्या होता है कि ऐसा स्टेट होता है, ऐसी या तो स्टेट या ऐसी कंट्री बोल सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रिलीजन प्रमोट ना हो, उसके लिए सारे रिलीजन जितने भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हो, सबको वो इक्वल ट्रीट करे। और इसके अगले वाले चैप्टर में आप इसके बारे में और पढ़ोगे। You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopts itself। और ये सब आपको पता लगा कि इसकी हिस्ट्री भी पता लगेगा कि कैसे एक कंट्री अपने लिए संविधान बनाती है, कैसे वो अडॉप्ट करती है, ये सब पढ़ के आपको पता लगा होगा। The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, include the representatives that we elect to rule us। और अब हमको ये भी पता लगा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे हमने जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करा है वो हमारे द्वारा इलेक्ट हुआ है और वो हमको रूल करेगा, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिले कि हमको पता तो होना चाहिए ना कि हम किसको वोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ए चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। अब जैसे हमने फुटबॉल के गेम में ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर रूल्स चेंज होंगे तो गेम भी चेंज होगा, वैसे ही अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे पॉलिटी को थोड़ा सा चेंज, जैसे पॉलिटिक्स भी चेंज होती रहती है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर अमेंडमेंट चेंजेस होते रहते हैं। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और अगर कोई मेजर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई बड़ा चेंज होता है, तो उसके फंडामेंटल जो नेचर है कंट्री का उसमें भी चेंज होगा। वी सो दिस in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। और ये हमने ऊपर नेपाल की एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद और वो डेमोक्रेसी बनी थी, तो वहाँ पे भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था ना, तो उनको बना के अप्लाई करा था। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव। और हमने ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर भी पढ़े। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज डेट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रेस। Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in the higher classes, you will read more about the different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean। तो इसमें कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि अभी आपको ज़्यादा नहीं करनी, इसके बारे में आपको आगे और पढ़ने को मिलेगा और बड़ी क्लासों में जैसे जैसे होगा आपको और इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, कैसे चलता है ये सब। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है जितना हमने, जैसे की फीचर्स थे इसमें, मेन मेन की फीचर्स थे और अपने राइट्स कौन कौन से है वो एक दो राइट्स बताए इसमें, वो याद रखना है। और ओवरऑल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अगर मेरे आपको कुछ सजेशन देना तो कमेंट सेक्शन ऑन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।